इम्तियाज शाह साहब मौजूद हैं। सर, फैमिली अक्सर जब इनके मामला होते हैं, आपको पता है लड़ाई झगड़े के, माँ बाप के, गरीब लोग भी हैं जिनको अवेयरनेस भी नहीं है कानून की भी, और आपको पता है कि लिटिगेशन अदालतों में दर्जनों क्या सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार हैं। तो आप एक आम खानदान को क्या पैगाम देंगे कि वो अगर उनके माँ बाप या मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई झगड़ा हो जाता है, उसको सेटल करने के लिए अदालत से रुजू करें, और अदालत में कितनी जल्दी उनको इंसाफ मिल सकता है? देखिए, गार्डियन वार्ड का जो केस होता है वो तो आप समझ लें कि एक समरी नेचर का होता है, क्योंकि कस्टडी तो डिटरमिन कोर्ट पहले ही कर देती है सेक्शन 12 में। अभी अगर किसी का मसला हो जाता है, सबसे पहले तो मसला ना हो, सारे घर आबाद रहें। अगर मसला हो जाता है तो उनको ये भी जरूरत नहीं है दे हैव टू एंगेज द लॉयर। अलबत्ता मैं खुद ही वकील हूं, पर उनको वकील करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली कोर्ट में जाएंगे, एक एप्लीकेशन प्रोफार्मा दिया गया है सेक्शन 10 में, सेक्शन 25 की एप्लीकेशन जाके कोर्ट में फाइल करेंगे कि बच्चे की कस्टडी हमें दे दें। अगर वो एप्लीकेशन इंग्लिश में टाइप करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उर्दू में भी दे सकते हैं कोर्ट को, जो हमारे लिए जाहिर सी बात है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसमें भी दे सकते हैं कोर्ट को। तो कोर्ट उस एप्लीकेशन पे नोटिस करेगी, दूसरी पार्टी को कॉल करेगी, टेम्पररी कस्टडी या बच्चे के विजिटिंग राइट्स तो कोर्ट इनिशियल डेट्स में डिटरमिन कर देती है सेक्शन 12 के मुताबिक। अब आगे केस में एविडेंस रिकॉर्ड होनी होती है, तो उसके बाद सेक्शन 25 में कोर्ट फाइनल ऑर्डर कर देती है कि बच्चे कस्टडी किसके पास जानी। कोई एग्रीड होती है तो सेक्शन 40 फैमिली कोड एक्ट होता है, उसके तहत जाता है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। कोई आम बंदा भी जा सकता है, खुद ही कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल कर ले, अपने बच्चे की कस्टडी के मैटर्स हैं जो अफोर्ड फीस ना कर पाए। हाँ, अगर जाहिर सी बात है आपका लीगल एक्सपर्टाइज चाहेंगे तो काउंसिल अपनी फीस चार्ज करेंगे। जी जी, हाँ। वरना अदालत उनको जो साइल आएगा उसको गाइड करके उस हिसाब से कानून के मुताबिक इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल जजेस, ठीक है, टू मेक श्योर दैट द जस्टिस मस्ट बी इम्पार्टेड। एक प्रिंसिपल आता है फेयर ट्रायल का, आर्टिकल 10 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो फेयर ट्रायल से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि दोनों पार्टी को आप सुनेंगे वकील के थ्रू। जब दोनों पार्टी आते हैं, तो मैं भी जज रहा हूँ, जब पार्टीज आती थी, किसी का कोई वकील नहीं होता था तो मैं खुद भी क्रॉस कर लेता था उसकी बिहाफ से, क्योंकि देखें जज का काम है इंसाफ करना। बिल्कुल, जज का काम ये नहीं है कि आप वकील करके आएंगे तो ही सुनेंगे, नहीं तो आपको नहीं सुनेंगे। अगर कोई पार्टी वकील अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है नहीं करेगी। बिल्कुल, समझ रहे मेरी आप बात। तो वो खुद ही जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट उनको गाइड करती है, और जज साहब करते हैं माशाल्लाह। अभी तो कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हैं सारे, तो वो गाइड भी करते हैं। जब एप्लीकेशंस आती हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, साइल आते हैं, तो गाइड कर लेते हैं कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। कुछ जज साहब हैं जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं, आपको काउंसिल के बगैर नहीं आना, डेट पे डेट। तो जी सर, वैसे एक जाती नौयत का सवाल है, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात हुई और आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से लोगों से उनको गाइड किया और जो एक कानूनी मामला थे वो बताए। आप इतने काबिल जज थे तो फिर आपने क्यों छोड़ा? असल में इस पे एक अलग इंटरव्यू रख लें तो बेहतर है, क्योंकि काफी वजूहत है जुडिशरी को छोड़ने के लिए। तो मैंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा था दैट आई फील स्टेग्नेंट प्रोफेशनली। मैं समझता हूं कि इस इदारे में मेरी कोई प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ रहे, आई वाज स्पेंडिंग अ सफोकेटेड लाइफ। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आप जब भी कोई मुलाजिम किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो उसकी क्या तवक्कात होती हैं, दैट आई विल स्पेंड a peaceful life. When I joined the judiciary, I thought that I will deliver justice to the people, and it was my sole aim. Even before joining judiciary, I was practicing lawyer of the customs court, and I was earning a handsome amount at that time. पर जब मैंने जुडिशरी ज्वाइन की तो मैंने देखा कि देयर आर बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स। जो हम जजेस से तवक्को करते हैं कि ये कर लें वो कर लें, तो ये ऐसा नहीं कर रहा, ये जज साहब डेट दे रहा है, ये जज साहब फला चीज कर रहा है। लेकिन अब जज अगर कोई भी ऑर्डर करे, वो आपका ऊपर चैलेंज हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि टेक्निकलिटीज में ना आए, फला ना करे, ये ना करे। उसके अलावा काफी सेशन कोर्ट्स में पॉलिसीज वगैरह होती हैं सेशन जजेस की, जो जजेस को आई मस्ट से कि इतना परेशान करते हैं अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। आप लॉ को साइड पर रखते हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको वैसा ही करना है। पहले तो मैं ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी पे तोहमत लगा रहा हूँ। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ द जुडिशरी फॉर 7 इयर्स। मेरे दोस्त हैं काफी जज साहिबान, मेरी बेज 149 जजेस की थी अल्हम्दुलिल्लाह, दे ऑल आर माय फ्रेंड्स। या उसके अलावा जो सीनियर जज साहब थे, कुछ जूनियर हैं, तो ये सब देखते हैं। देखें, अभी एक जज साहब का आपको मैं किस्सा, एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक जज साहब हैं जिनके दादी का इंतकाल हो गया, वो सेशन जज साहब को छुट्टी भेज रहा है, तो मुझे दे दें, मुझे जाना है। तो कह रहा है नहीं, इधर बोर्ड लगा हुआ है तो मैं केस चलाने। अब दादी मर गई है कि जज को इजाजत नहीं जाने की। आप मुझे बताएं, ये सूरत हाल है। आप सिटी कोर्ट में जाकर देखें हालत। मैंने अपने रेजिग्नेशन में भी ये चीज लिखी है। एक वॉशरूम में 20 जज साहब बैठे, वो बारी बारी से जाते हैं, भाई आ गया दूसरा तो मैं जाऊं। तो ये क्या, आप देखें जज की पोस्ट है, कितना ऑनर है, कितनी सैंक्टिटी है।
दे आर द वाइसरॉय ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हाँ, मेरी नजर में जज की पोस्ट से बेहतर कोई पोस्ट नहीं। अगर आप जज को आजाद छोड़ें अपने फैसले करने के लिए, कंप्लेंट हो जाए जज के खिलाफ तो यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने जज को बुलाने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए ब्यूरोक्रेसी का कितना जबरदस्त निजाम। जब कंप्लेंट होती है तो सबसे पहले जो उसका स्टेशन का हेड होता है वो उसको बुलाता है। हमारा लॉ भी कहता है कि जब किसी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो उसका सेशन जज को बुलाएगा। पर यहाँ पे ये एक सेशन जज सारे लॉज को बाईपास कर दे, वो किसी के खिलाफ फॉरवर्ड कर दे रिपोर्ट, तो हाई कोर्ट माशाल्लाह सुनने के लिए तैयार नहीं होती। 10-10 साल पढ़े केस, में कोई ऑफ द रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, 10-10 साल से या दर बंदे बैठे हुए हैं जिनकी इंक्वायरी चल रही है। क्यों नहीं कर रहे डिस्पोज? आप अगर गलत है, करप्ट है तो डिसमिस करके निकाल देना। बिल्कुल। आप बंदे की इंक्वायरी रख के देख रहे हैं, जुडिस ट्राइब्यूनल बना हुआ है, वो नहीं चला सकते केसेस, क्यों नहीं चला रहे? अच्छा देखिए चला रहे हैं तो पेंडिंग जी 20-20 साल। एक जज साहब सेशन जज को डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो गए, उनका अभी तक ट्राइब्यूनल से मसला नहीं हुआ, कितने साल हो गए उनको। आप समझते हैं कि अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी अपील खारिज कर दें, फौरन सुने, देखिए ना। उसके अलावा भी कई 7 साल मुझे हो गए प्रमोशन नहीं, मेरे अलावा 9 साल हो गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर्व कर रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं। आपको अपने जजेस की डीपीसी के लिए टाइम नहीं है, किस चीज के लिए टाइम है? आप मुझे ये बताएं। आप अपने जजेस की डीपीसी नहीं कर रहे, वो 7 साल से एक पोस्ट पे बैठे हैं, 9 साल से बैठे हैं, वो डिप्रेशन के मरीज हो गए। बिल्कुल। सेशन जजेस कभी किसी जज साहब को बुला के बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे खिलाफ एलिगेशन लगा, अब ये इधर का मैं सीन बता रहा हूँ आपको, कराची का, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगा है कि तुमने 20 लाख रुपए लिए, 10 लाख रुपए लिए या इतने पैसे लिए। अरे भाई एलिगेशन लिए तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट कर लो, अपने जज को बुला के, क्यों तुम उसकी तस्दील कर रहे हो? देखो सबसे पहले तुम्हें काउंसलिंग करनी है, अगर सब्सटेंटिव मटेरियल है तो। ऐसे तो मैं खड़ा हो जाऊं कि फला जज ने जो उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है भाई तुमने लिए 50 लाख, तो एलिगेशन से कुछ भी प्रूव नहीं होता जब तक उसके खिलाफ सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं आता। ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, वीडियो में हो, किसी भी चीज में हो, उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग करें, एक्सप्लेनेशन दें, जवाब तलब करें, हाई कोर्ट को भेज दें। अपने जजेस की ह्यूमिलिएशन सेशन जजेस करते हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। हाई कोर्ट में जब वो जजेस आते हैं तो उनके साथ मैं समझता हूँ कि ऐसा सौतेली माँ वाला ताल्लुक, बिल्कुल ये फेमस है पूरे हाई कोर्ट का स्टाफ जानता है। सर बिल्कुल, उसमें आपका जब रिजाइन हमने देखा था, या अब मैंने रेजिग्नेशन में आप बिल्डिंग्स देखें जज साहब जिसमें आप रहते हैं ना, आप चले जाएं, मुझे तो 7 साल में कोर्ट नसीब नहीं हुई, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। कंडियारा में मैं गया, एक दूसरे जज साहब सीनियर से आ गए, वो कोर्ट में बैठते थे, मैं चेंबर में बैठता, वॉशरूम में एक, अब वो दरवाजा नॉक करते थे कि सर वॉशरूम फ्री है, मैंने कहा भाई चले जाओ करिए। दादू में मैं गया तो एक चेंबर भी वही था, कोर्ट भी वही था। अब ये 18 ग्रेड की पोस्ट है, हमसे ज्यादा तो 7 ग्रेड वाले रेवेन्यू के क्लर्क अच्छी जगह पे बैठे, आप देख लें। अब उधर दादू में गए तो प्रोसिक्यूशन की बिल्डिंग पे कब्जा किया है। अब जजेस कब्जा करेंगे तो कैसे, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। प्रोसिक्यूशन की बिल्डिंग के 4 कमरों में सेशन जज ने कहा भाई कोर्ट बना लो यहाँ पे, मैंने कहा मैं तो नहीं बनाऊंगा, आपको बनानी है तो बना लो। वो प्रोसिक्यूशन की बिल्डिंग में हमने कोर्ट बना ली। जजेस को बैठने के लिए जगह नहीं है, आप जजेस को तनख्वाह देते हैं, इससे कहीं ज्यादा कमाते हैं वकीलान या दूसरी फील्ड वाले। आप एग्जीक्यूटिव के अलाउंस तो देख लें। दूसरा ये है कि फिर ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जज आपको इंसाफ करे? When a person is frustrated, आप देखिए ये फ्रस्ट्रेशन कहां से निकलती है। मैं आपको थोड़ा मिसाल देता हूं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबान अपने जजेस को परेशान करते हैं, ठीक है। जजेस किसको करेंगे परेशान? या अपने स्टाफ को करेंगे। अब कराची में तो नहीं कर सकते, स्टाफ वालों की माशाल्लाह यूनियन बनी हुई है तो किसको परेशान करेंगे? लिटिगेंट्स को करेंगे। ये जो फ्रस्ट्रेशन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, बिल्कुल ये साइंटिफिक पहचान है, बिल्कुल सर। जब आप जिसको बेवजह परेशान करेंगे तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो साहिल के साथ इंसाफ करेंगे? जब वो खुद एक सफोकेटेड लाइफ गुजार रहे हैं, उनको आप इतना ह्यूमिलिएट, इतना परेशान करते हैं, तो वो किस तरह इंसाफ करेंगे? आप उनको डीओ नहीं देते, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ परमिशन होती है, आप उनको वो नहीं देते कि घर जाएं। भाई क्यों नहीं जाएं घर? क्या वो इंसान नहीं है? बिल्कुल। 3 बजे के बाद जज आजाद है अपनी जिंदगी गुजारे। हाँ ये है कि दैट जज मस्ट लिव एन एग्जाम्पलरी लाइफ फॉर द सोसाइटी, वो ऐसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। 3 बजे के बाद पूछ रहा है सेशन जज कहाँ हो? भाई तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहाँ भी जाए। अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट आती है दैट ही इज इन्वॉल्वड इन एनी इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज, देन रिपोर्ट अगेंस्ट हिम टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो बहुत सारी वजूहत है। मैंने रेजिग्नेशन में तो काफी वाज़ेह सर, मैं पहले भी जैसे आपसे अर्ज कर रहा था, जब आपका रिजाइन हमने देखा तो यकीन नहीं आ रहा था कि जज साहब ने इतनी तफसील के साथ और सारी वो वजाहत लिखी है। तो हम खबर बनाते हुए भी घबरा रहे थे कि ये अगर हम जज साहब के नाम से अगर ये खबर चलाएंगे तो शायद टीवी चैनल खबर भी नहीं चलाएंगे। आपको पता है कि टीवी चैनल असल में क्या है ना, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि सबसे बड़ा जिहाद सच बोलना है। आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ सर्विंग जज। उस वक्त भी मैं किसी से खौफजदा नहीं था जी।
मैंने उस वक्त भी जो रेजर्वेशन में लिखा है, आप पूरे जजेस का इंटरव्यू ले लें। मैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहता हूँ, काजी फायद ईसा साहब आएंगे, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस बनेंगे, वो डिस्क्रीट इंक्वायरी करें, एक एक जज का इंटरव्यू ले लें, देखें कितनी सफोकेटेड लाइफ गुजारते हैं। जी, सेशन जजेस को आपने एब्सोल्यूट पावर दिया हुआ है, तो वो अगर मजिस्ट्रेट उसके कहने पे नहीं चलेगा, आप उससे थाने छीन लेंगे। देखिए, आपको एक एरिया का रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है, आप इस एरिया में रिपोर्टिंग करें विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी इश्यू, आपको यहां से हटा दें, चलो भाई, तो आप क्या फील करेंगे? इट अमाउंट्स टू एन इंसल्ट। तो आप जजेस को एक जुरिस्डिक्शन, अभी एक कराची में भी चल रही है सारी चीजें, तो जुरिस्डिक्शन उसको विदाउट रीजन विथड्रॉ कर लेते हैं, और ब्लू आइड जजेस के करने पे करते हैं, कभी एसएचओ के करने पे करते हैं, कभी किसी के कहने पे ट्रांसफर हो जाता है जजेस का। तो ये मैं समझता हूँ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जो आर्टिकल 2A और ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन कहता है जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं है, जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी है, सिविल जज भी पार्ट ऑफ द जुडिशरी है। नहीं सर, तासुर तो ये आप मिलता है ना कि हमारी अदलिया आजाद है, अपनी मर्जी से फैसले करती है। अब आपकी बात से तो ये तासुर मिल रहा है, जजेस भी परेशान करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और खासतौर पर एसएचओ मजिस्ट्रेट को आगे दबाव डाल के अपने मर्जी से फैसला लेके चला जाता है, तो फिर ये तो फिर इंसाफ ना हुआ सर। एक एसएचओ था, एक एसएचओ से मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक एसएचओ, मैं ये भी नहीं कह रहा, आई वांट टू क्लैरिफाई that all the district and session judges are like nature, ये सब ऐसा करते हैं, नो there is exception। कुछ सेशन जज साहब हैं जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो लिबरल हैं, जो अपने जजेस को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं आया हूँ तो डिस्ट्रिक्ट में इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल फैसिलिटेट भी करते हैं अपने जजेस को। बट मेजॉरिटी एज पर माय व्यू दे आर नैरो माइंडेड, सॉरी टू से। तो इस वजह से देखें ना, एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, मैं किसी जज का नाम नहीं लेता, ना सेशन जज का ना एसएचओ का। एसएचओ को रिमांड नहीं दे रहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उस एसएचओ ने कॉल की सेशन जज को, सेशन जज ने कॉल की जुडिशियल ऑफिसर को, क्यों नहीं दे रहे, तुमसे एसएचओ कह रहा है इसको पुलिस कस्टडी करो, तो कह रहा है सर पुलिस कस्टडी के ग्राउंड नहीं, तो मैं कहां से करूंगा, जुडिशियल कस्टडी करो, नहीं एसएचओ कर रहा है, करो, जुरिस्डिक्शन विथड्रॉ कर ले। इट इज अ ह्यूमिलिएशन। बिल्कुल, देखा आर्टिकल 14 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी हैव आवर डिग्निटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, राइट टू डिग्निटी ना। मेरी इज्जत से बढ़कर मेरी नौकरी भी नहीं है, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। आई कंसीडर दैट माय रिस्पेक्ट इज अबव दिस जॉब। ये 18 ग्रेड जो है ना, ये मेरी पर्सनालिटी को, ये मेरे कैरेक्टर को मेजर नहीं कर सकते। सर करोड़ों लाखों साइलिन हैं, उनका तो ये है कि पहले तो पुलिस से वास्ता पड़ जाएंगे, आप तो रुल जाएंगे, अदालतों में जाएंगे तो और ज्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, जलीलो ख्वार अलग होंगे। आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए अगर आपने पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ देना है तो कानून का खजाना होना चाहिए, लोहे के आपके जूते होने चाहिए, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र होगी तब भी आपको इंसाफ मिल सकता है। तो आखिर इंसाफ की राह में रुकावट कौन है? जो सैलीन ख्वार होते हैं, यही हमारी छोटी अदालतों में, बड़ी अदालतों में, लेकिन साल साल केसेस चलते हैं। ये बात असल में हमारी खुल गई तो इसलिए थोड़ा तवील भी कर रहे हैं। तो कौन आखिर इंसाफ देगा अवाम को? अवाम तो रुल रही है, पिस रही है। इसमें मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ माजरत के साथ, कि सबसे बड़ा जो रोल है ना, हमारे वकील साहिबान का भी है, जो इंसाफ की राह में मेरी नज़र में रुकावट बनते हैं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, whether the strikes by advocates are justified, strikes by the advocates hamper the administration of justice and pose the question to the independence of judiciaries पे। जो हड़तालें होती हैं, जो जजेस को प्रेशराइज किया जाता है कि काम चल रहा है, फला दिन हो गया, एक जज वकील साहब की वालदा का इंतकाल हो गया, अब पूरी कोर्ट बंद हो गई, समझ रहे हैं। उसके अलावा जो टॉक्सिक एंड सफोकेटेड माहौल है जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का स्पेशली, जिसमें जजेस को इतना परेशान किया जाता है कि वो देखें, जब तक मैं पीसफुल, मेरा माइंड नहीं होता, मैं कैसे डिसीजन दूंगा जब तक आप मुझे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। एक पंखा चल रहा है, उसको बनाने की भी जज को इजाजत नहीं है। सेशन जज साहब जब अपनी दरबार से फ्री होंगे तो फिर देखेंगे आपको पंखा सही करके देना है कि नहीं देना। तो वो गर्मी में जो सड़ रहा है कोट पहन के, आप मुझे ये बताएं माजरत के साथ, तो वो जज साहब कहां से फैसला करेंगे? इतनी सी, हमारे घर के वॉशरूम भी बड़े हैं, उससे छोटा कोर्ट रूम इनका चेंबर है। जी जी बिल्कुल, रोज देखते हैं। 18 ग्रेड के जज साहब को आपने बिठाया हुआ है, और इतनी ये आपसे फैसिलिटी दे रहे हैं ना, पूरा उसके पास स्टाफ आप प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ना आप उसको स्टेशनरी दे रहे हैं, इवन आप बजट तो करें। और जो आप कह रहे हैं ना इंसाफ कैसे मिलेगा, देखें, जब तक मैंने अपने रेजिग्नेशन में क्या लिखा था, एक हदीस लिखी थी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर वो शख्स जो एक फ्लॉक का हेड है ना, एक कम्युनिटी का हेड है, एक घर का हेड है, एक कबीले का हेड है, एक इदारे का हेड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करेक्शंस इन द डिपार्टमेंट। तो कोई भी चीफ जस्टिस हो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध के हो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हो, जब तक वो स्टेप नहीं लेंगे, आप सोचे भी नहीं कि जुडिशरी में बेहतरी आएगी, कभी नहीं आएगी बेहतरी।
हालात बद से बदतर हो जाएंगे, बेहतरी कभी नहीं आनी। चीफ जस्टिस साहब जो सिंध के हैं वो हेड हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पूरे इंटायर सिंध के, और सुपरवाइजिंग ऑफिसर सुपरवाइजिंग हेड हैं इंटायर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, उनको रिफॉर्मेशन लानी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये इस वक्त या पीछे भी हम चले जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं सिंध के, 2017 में आए। एक मुझे मीटिंग बता दें मेरे इल्म के मुताबिक, मे बी आई एम रॉन्ग, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के रिफॉर्म के मतलब बात की गई और रिफॉर्म्स किए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट किया गया हो। 5 साल हो गए जी। रिफॉर्म तो छोड़े, एक डीपीसी 2017 में हुई थी जब मेरी पोस्टिंग फर्स्ट कंडियार में थी, उसके बाद तो डीपीसी भी नहीं हुई। अब घर वाले जिस साहिबान से पूछते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन भी होगा कि यहीं पे रिटायर करना है तुमको, आप समझते हैं मेरी बात। तो रिफॉर्म्स आते हैं हमेशा हेड की तरफ से, लीडर रिफॉर्म्स लाता है। आप बॉस ना बने, आप लीडर बने। बॉस बनते हैं आप, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जजेस विल लीव द जॉब। कितने जजेस ने जॉब छोड़ी, मुझसे पहले छोड़ी है, बहुत सारे जजेस हैं, आगे भी छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, कोई भी इस एटमॉस्फेयर में जॉब नहीं कर पाएगा जहां पे जजेस की खुद तस्लील की जा रही हो। अब मैं, ये हाई कोर्ट के स्टाफ हैं, सारे मुझसे नाराज ना हो जाए। अब जब हम इधर जज थे ना, आप देखें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ये खड़े होकर हाथ भी नहीं देते। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को ये तौहीन समझते हैं। मैं जी जी जी, अभी तो वकील बन गए हैं, गले को भी मिलते हैं हमें, तो तौहीन समझते हैं। क्यों, क्या सिविल जज नहीं? मैं ऑनरेबल जस्टिस नदीम अख्तर साहब के लफ्ज कोट कर रहा हूँ, वो नौशहर में आए थे, क्या उन्होंने लफ्ज बोले थे, रिमार्केबल वर्ड्स। उन्होंने कहा था जज जज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का हो, बिल्कुल सिविल जज या सुप्रीम कोर्ट तक जज हो, जज जज। दो वर्ड्स टच माय हार्ट, क्या इन्होंने अल्फाज बोले। देखिए इवन ऑनरेबल जस्टिस सजाद अली शाह साहब भी ये कहते थे, ओपन कोर्ट में एक वकील को कहा था कि जज जज है, जैसा सिविल जज है वैसे हम जज हैं। तो आप जज की रिस्पेक्ट जैसे मुनीब अख्तर से मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में सुने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं, इवन मैंने तो आई एम नॉट रॉन्ग, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी कहा था जी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आप देखें फैसले, देखिए जब तक आप ऐसा जहन नहीं आएगा जो रिफॉर्मेटिव हो, जो रिफॉर्म्स लाना चाहे, तो जुडिशरी में रिफॉर्म्स कहां से आएंगे? आप अगर अपने जाती मुफाद के फैसले करेंगे या जाती मुफाद की चीजों को कंसीडर करेंगे तो फिर तो तब्दीली नहीं आनी। हम जब तक एक मजमूई सोच नहीं रखेंगे इदारे की बेहतरी के लिए, इदारा कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं आएगा। इससे इफेक्ट क्या होता है? देखिए जजेस तो अपनी सैलरी ले रहे हैं, मैं भी था, काम करूं ना करूं अपनी सैलरी मुझे लेनी है। अब क्राइटेरिया क्या फिक्स है? आपको हर महीने 75 यूनिट्स लाने, 75 यूनिट्स आप लाएंगे तो बस ठीक है, यू आर गुड। 75 यूनिट्स लाने हैं, वो तो समरी ट्रायल करके भी हम चला लेते थे, प्लीड गिल्टी से भी आ जाते थे। मसला यूनिट्स का है या मसला जस्टिस देने का है? हमें इंसाफ देना है या हमें यूनिट्स अर्न करने? दे हैव टर्न्ड द जजेस इनटू द मशीन, इनटू अ मशीन, एंड इट इज देयर सो रिस्पांसिबिलिटी टू अर्न द यूनिट्स। अब सिर्फ आपको यूनिट्स अर्न करने। आप जजेस को ये तो देखें, जो जजेस बैठे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट क्या है, वो किस तरह से रिप्रेजल ऑफ एविडेंस करते हैं, वो फैक्ट्स को किस तरह से एप्रिशिएट करते हैं, वो जो फैसले देते हैं क्या वो कॉपी पेस्ट वाले तो नहीं है, क्या वो अपने आप माइंड अप्लाई करते हैं? और देखिए हर इंसान जो है खताकार, हर इंसान थे, अल्लाह के जो रसूल थे उनसे भी गलतियां हो गई थी। आप तारीख पढ़ेंगे, जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, उन्होंने पेड़ से पनाह मांगी थी, या आप देखें जो सब्र की बात बताते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, आप या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है जब वो कहते अपने भाई के बैग में डाल देते थे एक चीज़, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया था अनइंटेंशनल। तो देखें गलती हर किसी से होती है। अगर कोई जज साहब जो अपना माइंड अप्लाई कर रहा है, अपना फैसला कर रहा है, उससे गलती हो जाती है, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अपील एंड रिवीजन एंड रिव्यू। ठीक है, तो अपीलेट कोर्ट में तो जो जिसका इंफीरियर कोर्ट होगी जो फैसला देगी तो सुपीरियर कोर्ट में जाएगा, तो वो रिवीजन या अपील एक्सरसाइज करेगी। तो उसके ऑर्डर को आप सेटिस्फाइड कर दें, इस बजाय उसके कि आप उसको तजलील करें, आप उसको जलील करें। जैसा जब एक प्रोविजन दिया गया है रिवीजन का, तो आप सेटिस्फाइड कर लें। अब वो एक जज साहब से देखिए, वो कोई फरिश्ता तो है नहीं, इंसान ही है, इसी मुआशरे से निकला है, इसी मुआशरे में पढ़ा है, फिर वो जाके जज बना है, वो भी गलती कर सकता है। अब ये जो मैं आपको इंक्वायरीज के मिसालें बता रहा था ना, 10-10 साल, वो इतनी सी गलती की वजह से बेचारे 10 साल से खड़े हैं। अभी खुद कहते हैं नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनी है कि 3 दिनों में बेल एप्लीकेशन आपको खत्म करनी है, अलो करें, जो भी करें, आपको इतने महीने में केस करना है। अभी इनका सर्विस रूल से 2020 का मैंने पढ़ा था, जो मैंने रेजिग्नेशन देने से पहले एक लेटर लिखा था। अच्छा देखिए, तो जब आपको भी एक लॉ बताता है कि इतने दिनों में आपको एक इंक्वायरी या कंप्लेंट कंक्लूड करनी है, आप एक जज को बिठा देते हैं। अब ये जज साहब बैठे हैं, 4-4, 5-5 मरतबा डिफर हो गए। वाई? रीजन क्या है? उनके खिलाफ कंप्लेंट पेंडिंग, क्यों नहीं फाइनली डिसाइड करते आप उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दें ना, मेक देम एग्जाम्पलरी फॉर द सोसाइटी।
इस जज ने ये गलती की, हमने इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस की। जैसे ऑनरेबल जैसे सजाद अली शाह साहब रिटायर हो गए, उन्होंने भी किए थे ना डिसमिस, जो समझे थे कि जिन्होंने गलती की है। जी जी। उससे क्या हुआ, दूसरे जजेस में खौफ पैदा हुआ। बिल्कुल। तो मेरा कहने का बस यही मकसद है कि जब तक आप अपने इदारे में बेहतरी तब तक नहीं ला सकते जब तक आपका हेड सिंसियर नहीं होगा अपने इदारे के साथ। जब हेड सिंसियर हो जाएगा, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी भले हो, बट द डिग्निटी मस्ट नॉट बी कंप्रोमाइज। जब तक वो नहीं आएगी तब तक इस इदारे में बहाली कभी नहीं आएगी। आप उनको बैठने के लिए अच्छी जगह तो दें, आप जजेस को रहने के लिए जगह तो दें। रहने के लिए जगह नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे इदारों के डिपार्टमेंट में जाएंगे, उनके जो बंगले खाली होंगे कब्जा करेंगे। चल रहा है ना, पूरी इंटीरियर सन में चले जाए, नहीं देखे जजेस साहब दूसरे इदारों के बंगलों में बैठे हुए हाईकोर्ट को भी पता है बैठे हुए। अभी हमें कहते थे भाई ताला तोड़ लो। अब जज हो के मैं इलीगली ट्रेसपास कर रहा हूँ दूसरे की प्रॉपर्टी में और मैं उसको ऑक्यूपाई कर रहा हूँ जी। अब वो इदारे वाले असिस्टेंट कमिश्नर साहब बेचारे हो गए, मुख्तियारकार हो गए, इरिगेशन का ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, वो कंप्लेंट नहीं कर पा सकते। क्यों? आगे जज बैठा है, वो सेक्शन 200 की कंप्लेंट फाइल करवा के वारंट निकलवा देगा। मेरी बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब तक आप बुनियादी स्ट्रक्चर नहीं देंगे, बुनियादी फैसिलिटीज नहीं देंगे। अभी आप देखें हर जज है ना, तो अब तो साइंटिफिक वर्ल्ड आ गई है, काफी डेवलपमेंट हो गई है। ये पाकिस्तान लॉ साइड हाईकोर्ट ऑपरेट करती है। ये सारी चीजें एक एक जज के पास होनी चाहिए ताकि वो रिसर्च करे यार फैसले देने से पहले। उसको आप अभी तो सजाद अली शाह साहब के दौर में हुआ था कि लैपटॉप देने शुरू किए थे ना। जी जी। हाँ, तो इससे काफी फर्क पड़ा है। ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। जी जी बिल्कुल। अब उनके दौर में गाड़ियां मिलना भी शुरू हुई, अभी इस दौर में तो कुछ नहीं मिला, मेरे तो ध्यान में तो नहीं है कि जज मेरे ख्याल में तो ये हालत हो गई कि बसों पे आ जाया करेंगे। बसों पे, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये सारी चीजें हैं, आप कम से कम डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी टाइम पे करें, अपने जजेस की वकार के उनकी इज्जत को बरकरार रखें। मैं वकला साहब को मैंने आर्टिकल में भी लिखा था, कहीं जस्टिफाइड नहीं है कि हम जजेस से बदतमीजी करें। नो नेवर। कोई भी वकील हो, हमें जजेस की रिस्पेक्ट सबसे पहले। एक मैं दूसरा आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, 10 कोर ड्यूटीज, 10 वकील की 10 बुनियादी ड्यूटी। सबसे पहले हमारी ड्यूटी है टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट। वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वी हैव टू असिस्ट द कोर्ट। ये नहीं है कि क्लाइंट ने फीस दे दी, जब मुझे फैसला उसके फेवर में ही लेना है। नो, वी हैव टू कन्विंस द क्लाइंट दैट देयर इज सम लॉ, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन, द डिसीजन मे बी गॉन अगेंस्ट यू, मे बी गो अगेंस्ट यू। ठीक है ना, आपके खिलाफ भी जा सकता है। जज में पास अ वर्डिक्ट और जजमेंट अगेंस्ट यू, तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इस तरह जब तक हम सब मिलके सारे स्टेक होल्डर्स नहीं करेंगे काम इदारे के बेहतरी के लिए, तो नहीं हो सकता ये काम। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो इदारे के हेड हैं वो ले लें, इकदाम ले लें, अपने इदारे के बेहतरी के लिए ले लें। उम्मीद है सर हालात बेहतर होंगे। वैसे इम्तियाज शाह साहब आपने टाइम दिया, वैसे बड़ा अच्छा लगा, और ऐसी बातें जो लोग सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, खासतौर पर अदलिया से मुताल्लिक, वो आपने बताई, लोगों को आगाह किया। और उम्मीद है कि सिर्फ सिंध की जुडिशरी के हेड से लेके नीचे तक, सेशन जजेस तक, इन मामलात को बारीकी से देखेंगे भी, सुनेंगे भी और अमल दरामद भी करेंगे, ताकि आपने तो ये हिम्मत का मुजाहरा करके जज की हैसियत से जो ओहदा था वो छोड़ दिया, कोई और ना छोड़े। अवाम को डिलीवर करना है तो अवाम को ही डिलीवर करे। उम्मीद है मामला बेहतर होंगे। आपको बहुत शुक्रिया एक बार, आपने अपना कीमती वक्त दिया।